28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर, 10.5 लाख मतदान केंद्र और करीब 97 करोड़ की संख्या में मतदाता 18वीं लोकसभा के भाग्य विधाता बनेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों के लिए 7 फेज में वोटिंग होगी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और जो आखिरी फेज है उसकी वोटिंग होनी है 1 जून को। 4 जून को नतीजे सामने होंगे। इस दौरान 46 दिन तक कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक 140 करोड़ हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। सवाल यह है कि 4 जून को क्या होगा? एनडीए की विराट विजय या फिर इंडिया अलायंस की उम्मीदों का आसमान होगा? लोकसभा चुनाव के हर फेज का विस्तार से विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए और हो सके तो याद भी कर लीजिए, क्योंकि यही वो तारीख है जब आपके शहर में, आपके कस्बे और आप ही के गांव में चुनाव होना है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का शंखनाद हो चुका है। अब रैलियों का दौर होगा, नारों का शोर होगा, नेताओं में दावों और वादों का कंपटीशन होगा, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 7 चरण में पूरे होंगे। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 94, 13 मई को 96, 20 मई को 49 और 25 मई को 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। आखिरी फेज में 1 जून को भी 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव के नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी। अप्रैल से जून तक यानी करीब 1.5 महीने तक देश में चुनावी संग्राम का दौर चलेगा। इस दौरान देश के करीब 97 करोड़ वोटर मतदान करेंगे, जो 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा है। कुल वोटर में 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 82 लाख वो मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर चुनाव कराएंगे और तब जाकर 4 जून को दुनिया की सबसे विशाल चुनावी प्रक्रिया का समापन होगा। लेकिन सियासत कहाँ मानती है, लिहाजा तारीखों के ऐलान के दावों का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे पास बिना ज्योतिषी के हम ये कह सकते हैं हम सरकार बना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के साथ मिलकर के एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगी। महागठबंधन बिहार में 35 पार भाजपा की नहीं है दरकार। बिहार की जनता है तैयार। जीत के अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा बीजेपी भी कर रही है। 400 से ज्यादा सीट जीतने के मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी यही कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार चुनाव की तारीखों से चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे। नगर कुरनूल में चुनावी रैली की, फिर से 400 प्लस का नारा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन होगा? क्या एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिलने वाला है? 44 साल बाद देश में कोई पार्टी 400 प्लस सीटें जीतेगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले देश की राजनीति में इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी का मौजूदा प्रोफाइल समझ लीजिए। देश के 28 राज्यों में से 12 में बीजेपी की खुद की सरकार है,
5 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। देश के करीब 58% भूभाग और 57% आबादी पर भगवा पताका थामने वाली पार्टी का शासन है। इन 17 राज्यों में लोकसभा की 290 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी करिश्मे से लबरेज होकर बीजेपी ने देश के एक छोर से दूसरे कोने तक विस्तार को आकार दिया। खास तौर से हिंदी बेल्ट में बीजेपी का विजय रथ बेरोक दौड़ता रहा है। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 428 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 303 सीटों पर जीत मिली थी। अब सवाल ये है कि वो 133 सीटें कौन सी हैं जिन्हें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, और क्या 2024 में नतीजा बदलेगा? 133 सीटों में 72 पर बीजेपी रनर अप रही थी, 31 सीटों पर तीसरा नंबर मिला, 7 सीटों पर बीजेपी चौथे नंबर पर रही थी, 10 पर 5वां, 12 पर 6वां और 1 सीट पर तो बीजेपी का 7वां नंबर मिला था। जिन 133 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, उनमें 59 सीटें देश के दक्षिणी राज्यों से आती। उन राज्यों में जहां भगवा पार्टी अभी तक हाशिए पर रही है, लेकिन टेंशन 72 सीटों की है, क्योंकि जिन 72 सीटों पर बीजेपी रनर अप रही थी, उनमें 22 पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा यूपी में 16, ओडिशा में 11 और तमिलनाडु की 5 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। यहाँ ये जानना भी जरूरी है, 72 में से 56 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से रहा। सिर्फ 15 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबिल थी। चंद महीने पहले बीजेपी ने हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस को पटखनी दी थी। अगर 5 साल की बात करें तो 2019 से अब तक 30 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी ने 4 राज्य गंवाए, 3 पर जीत हासिल की तो 12 राज्यों पर अपनी सत्ता की पकड़ और मजबूत की है। लेकिन अब संसद कूच की चुनौती। सवाल यह है कि क्या देश के एक छोर से दूसरे कोने तक राज कर रही भगवा पार्टी को इससे फायदा होगा? भाजपा के पक्ष में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लहर चल रही है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नारा है भाजपा 370 प्लस और गठबंधन 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह देश की जनता ने जो विकास का पहिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने का, तेज गति से दौड़ाने का निर्णय लिया हुआ है। बीजेपी और एनडीए के नेता साल भर से ही 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल क्या कहता है? तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया, और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 366 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे अब तक किसी भी सर्वे में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान नहीं लगाया गया है। वैसे 2014 और 2019 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। आपको एबीपी न्यूज पर हमने एक जानकारी दी कि आखिर किस दिन कहां पर वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे सामने होंगे और ये साफ हो जाएगा कि किसके दावों में दम दिखाई दे रहा है, जनता ने किस पर भरोसा किया है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अलग अलग दावे, चुनावी दावे किए गए, इस पूरे मामले को लेकर अब रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। चुनाव की तारीखों और उसके जो अलग 7 चरणों में चुनाव कराने का जो ऐलान किया गया, उस पर भी सवाल खड़े किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। बहरहाल, तो अब इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जाहिर है 2024 में भी यही पैटर्न रहता है तो एनडीए के 400 पार सीटें जीतने की उम्मीदें बाकी रह सकती है। यही वजह है कि बीजेपी को तनाव कम और विरोधियों का ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी विरोधियों के लिए टेंशन की एक और वजह है। वजह यह है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी 7 फेज में हुआ था। करीब 1.25 महीने तक चुनाव चला था। इस बार ये चुनाव 1.5 महीने तक चलने वाला है। यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग होगी। सवाल ये है कि इन 7 चरणों के चुनाव का वोट फैक्टर क्या है। जिन राज्यों में 7 चरण में चुनाव होने हैं, उनमें देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। टीएमसी को 7 चरण में चुनाव करवाने पर ऐतराज है, जिसे लेकर दलील भी दी है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर 39 सीट है, कहीं 25 है, कहीं 26 है। तो इस सब राज्य में एक फेज इलेक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ 7 फेज।
हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर एक फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने। 2019 में भी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए 7 फेज में ही चुनाव हुए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। 19 अप्रैल को पहले फेज में 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को भी 3 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 4, 13 मई को 8, 20 मई को 7 और 25 मई को भी 8 सीटों पर मतदान होगा। बंगाल की 9 लोकसभा सीटों दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयानगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ के लिए आखिरी फेज में 1 जून को वोट दिए जाएंगे। ऐसे में साफ है कि सभी पार्टियों को बंगाल में प्रचार करने के लिए लंबा वक्त मिलेगा। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के दिग्गजों की कई रैलियां होंगी। लेकिन क्या इससे वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ सकता है? इसे CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक देश भर में 36% वोटर चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ तय कर लेते हैं कि किसे वोट देना है। 12% वोटर कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद फैसला लेते हैं। 18% वोटर चुनाव प्रचार के दौरान वोट देने वाली पार्टी को लेकर मन बनाते हैं, जबकि 25 से 30% वोटर वोटिंग के दिन या उससे एक दिन पहले ये तय करते हैं कि किसे वोट देंगे। किसी भी नतीजे को बदलने के लिए यही वोटर सबसे अहम है। यही वजह है कि सभी पार्टियां लेट वोटर पर ही फोकस करती हैं। खासतौर से यूपी, बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यही 25 से 30% लेट वोटर निर्णायक हो सकते हैं। जाहिर है बिहार, यूपी और बंगाल में 44 दिन तक चुनावी दौर चलेगा। ऐसे में लेट फैसला लेने वाले वोटरों को साधने की हर पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन नतीजा क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से सियासत में, राजनीति में कुछ भी संभव है, उसी तरीके से वोटर्स के मन को टटोलना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज का वोटर बहुत अलग है। वो बेहतर तरीके से जानता है कि आखिर चुनावी दावे और जो वादे किए जाते हैं उसके पीछे की हकीकत क्या है। किसी को भी बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरह से अब देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, दावे और किए जा रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल किया उसमें बहुमत की तरफ बढ़ती हुई और अच्छे बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। एक बार फिर से सरकार बनाती हुई इंडिया अलायंस का भी आप जानते हैं किस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं लगातार, चाहे राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे नेता हो, उनको और कितनी हवा मिलती है, उन्हें और कितना उनमें दम दिखाई देता है, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर देश के दूसरे राज्य, जहां जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और तैयारियां अब और जोरों से होंगी, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से वक्त बहुत कम बचा हुआ है, अलग अलग राजनीतिक दल, हालांकि कई जगहों पर अभी चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए हो, अभी भी जो मंथन है वो लगातार जारी है। कई जगहों पर अभी भी फॉर्मूला जो है वो तय किया जा रहा है। इसी तरीके से अब चुनाव प्रचार में भी आप तेजी देखेंगे। हालांकि आज से चुनाव आचार संहिता जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से ही लागू हो गई है, लेकिन आपने जो अभी रिपोर्ट देखी और उसमें इस बात को समझा कि भले ही अभी ओपिनियन पोल के आंकड़े कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स जिनकी संख्या अच्छी खासी होती है, जिनका परसेंटेज अच्छा खासा होता है, जो किसी भी फैसले को नया मोड़ देने में सक्षम होते हैं, वो किस तरीके से क्या फैसला एंड मोमेंट पे लेते हैं, क्योंकि उनका फैसला निर्णायक हो सकता है। हार जीत उनके हाथों में हो सकती है और इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई साइलेंट वोटर्स भी आपने देखा होगा कि कई लोग खुलकर बोल नहीं पाते, कई लोग बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ऑब्जर्व जरूर करते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी उनके लिए किस तरह का ऐलान कर रही है, किस तरह का वादा और दावा कर रही है। एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। नारों का, जयकारों का ऐसा ही शोर होगा, हर ओर होगा। चुनावी रैलियों में धूल उड़ाती गाड़ियों का काफिला होगा तो आकाश की बुलंदियों पर नेताजी के उड़ते हेलीकॉप्टर होंगे। 24 के चुनावी समर की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी विराट विजय का नारा लगा रही है तो विरोधियों की उम्मीदें भी आकार ले रही हैं।
बीजेपी को हैट्रिक का यकीन है तो विरोधियों को सत्ता बदलने का भरोसा है। इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की सभी पार्टियां सुपर एक्टिव हो चुकी हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग जिस वक्त तारीखों का ऐलान कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का सियासी दुर्ग साधने के लिए कर्नाटक में मौजूद थे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की कुलबर्गी में रैली की हैं। एक बार फिर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, अब की बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कुलबर्गी से कांग्रेस पर निशाना साधने में भी देर नहीं की। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में चुनावी रैली की। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। तेलंगाना में चुनाव के चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां बीजेपी की उम्मीदों का आसमान आकार ले रहा है। तेलंगाना में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद लोकसभा चुनाव का गणित भी बदल गया है। इसीलिए बीजेपी का फोकस तेलंगाना पर है। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज मुंबई में थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान और इसी के साथ जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये राहुल गांधी की यात्रा मुंबई पहुंची है और मेरे पीछे देखिए कि वो जीप पर मौजूद है। एक बच्ची से जो है वो मिल रहे हैं, एक बच्चे को अपने साथ उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें मुंबई में दिखाऊं जब आपको कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी न्याय यात्रा मुंबई पहुंची है। आज ही जो है लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।